गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लांट किंगडम का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म का। हमने लास्ट लेक्चर में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस किया। जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा कि वहाँ फ्लावर फूल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है और इसकी ये स्पेशलिटी है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म्स वाइड वेराइटी में मिलते हैं, स्मॉलेस्ट मिलते हैं। आपने टेक्स्ट बुक में दो नाम दिए हैं, एक वुल्फिया, शॉर्टेस्ट बोलता है वुल्फिया, वो स्मॉलेस्ट प्लांट है, और लॉन्गेस्ट है यूकेलिप्टस। वो दोनों आपको याद रखना है। और सबसे लार्जेस्ट बड़ा जो प्लांट है वो बेनियन ट्री है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो गार्डन है होवरा में, वो उसमें इट इज़ अराउंड 14,500 स्क्वायर मीटर ऐसा विड्थ है उसका। इट रन्स टू बी अराउंड 3.5 एकर्स। और जो एक ऐसा ही बेनियन ट्री कर्नाटक में है, इट इज़ अराउंड 3 एकर्स से अराउंड दिस इज़ अराउंड 14,500 स्क्वायर मीटर। ये एकर्स में है, 3.5 एकर्स में है। ये मैं बेनियन ट्री की बात कर रहा हूँ। और सबसे लंबा होता है वो यूकेलिप्टस होता है। जिम्नोस्पर्म्स में आपने पढ़ा होगा कि उसमें सिक्यूआ है, वो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म्स का, सिक्यूआ। और इसमें ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, टॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ऐसे 3 प्लांट है। एंजियोस्पर्म्स में वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट है, मतलब हैबिटेट उसकी बहुत डिफरेंट टाइप की हैबिटेट है। अगर उसकी हैबिटेट हम देखें तो पानी में मिलता है, हैबिटेट उसकी देखें तो एक्वेटिक भी होता है, पानी में भी मिलता है जिसको हम एक्वेटिक बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल्स आर मोस्ट कॉमन, वो तो आपको सबको पता है कि प्लांट ऐसे ज़मीन पे तो रहते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि नॉर्मली ये अब हम सब देखते हैं कि जो फूल वाले फ्लावर्स वाले जो ट्रीज़ रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं वो सारे ज़मीन पे ही नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन पानी में भी मिलते हैं। ज़ूस्टेरा है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसको ज़ीरोफाइटिक भी बोलते हैं। ज़ीरोफाइटिक मतलब जो रेगिस्तान में कम पानी में जो लगते हैं उसको ज़ीरोफाइटिक बोलते हैं। एपीफाइटिक भी होते हैं, मतलब दे ग्रो ऑन द प्लांट्स बट दे आर नॉट पैरासाइट, मतलब प्लांट के ऊपर लगे जाते हैं। दे वांट सनलाइट, और जहाँ डेंस फॉरेस्ट रहता है वहाँ सनलाइट नीचे तक नहीं पहुँचती है, तो ये एपीफाइटिक प्लांट है, उसी ऊपर, इसके ऊपर ही ग्रो करते हैं, इसीलिए हम उसको एपीफाइटिक बोलते हैं। तो और दूसरे एपीफाइटिक है, और पैरासाइटिक भी प्लांट होते हैं, जैसे पैरासाइटिक भी प्लांट होते हैं। फिर इंसेक्टिवरस प्लांट भी होते हैं, लेकिन ये कैटेगरी में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी में प्लांट आपको अवेलेबल है। ये सारे ऑटोट्रॉपिक हैं, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो ये थी अपनी हैबिटेट की बात। अभी हमारा पहले से जो हमने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था फ्रॉम ब्रायोफाइट, कि ब्रायोफाइट से हम देखते आ रहे हैं कि ये दे आर ऑल स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो ये एंजियोस्पर्म स्पोर प्रोड्यूसिंग है कि नहीं है, तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स उसमें भी स्पोर बन रहे थे, और टेरिडोफाइट्स है उसमें भी स्पोर्स बन रहे थे। एंजियोस्पर्म है उसमें भी जो माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया है उसमें भी स्पोर्स बन रहे थे। तो एक्चुअली एंजियोस्पर्म में स्पोर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो ये हम देखेंगे कि नॉर्मली हम जो फ्लावर्स देखते हैं, पहले ये प्लांट्स कैसे होते हैं नॉर्मली हम देखते हैं कि ये जो लैंड होती है इसमें नॉर्मली ये रूट रहता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम, लेकिन रूट सिस्टम में हम नहीं जाएंगे। फिर बाद में स्टेम होता है, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स रहते हैं, और यहाँ से आइदर
पत्ती निकलती है और या तो फिर फ्लावर निकलता है। ये नॉर्मली हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर रहता है। और ये यहाँ हम देखेंगे कि ये जो नोड है वहाँ से पत्तियाँ निकलती है, दैट इज़ लीव्स है, दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस नोड। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम कंपेयर करेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो एक्चुअली फ्लावर का हम जब स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर को हम 3 चीज़ में डिवाइड कर, 4 या चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो नीचे वाली डंडी जिस पे ये पूरा सब वॉल्स रहते हैं, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। इसी में लगती हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। पूरे वॉल्स को कैलिक्स बोलते हैं और इसके इंडिविजुअल मेंबर है उसको सेपल्स बोलते हैं। जो हरा वाला ग्रीन वाला स्ट्रक्चर नॉर्मली जो दिखता है नीचे, फूल के नीचे, फ्लावर्स के नीचे, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। फिर बाद में जो वॉल आता है दैट इज कोरोला। और इसका इंडिविजुअल मेंबर है उसको हम पेटल्स बोलते हैं। फिर आता जो वॉल है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और फिर जो वॉल आता है इसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम। तो ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर कैलिक्स लगता है। फिर ये पूरा वॉल्स है। वॉल्स माने ये जितने 4 या 5 है या 6 हैं, इस टाइप के जो पत्ते लगते हैं इसको हम वॉल्स बोलते हैं। तो ये जो पूरा वॉल है उसको कैलिक्स बोलते हैं और इस एक इंडिविजुअल एक ये मेंबर को हम सेपल बोलते हैं। ये जो कलर्ड जो दिखता है हमको रेड कलर में या पिंक कलर में या येलो कलर में, ये जो पत्ती दिखती हैं इसको हम पेटल्स बोलते हैं। फिर एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको गाइनेसियम बोलते हैं। तो अगर हम इसी को एक्सपांड कर दें, थैलेमस को एक्सपांड कर दें, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा और एक नोड है वहाँ से ये कैलिक्स निकलेगा, दूसरा नोड है वहाँ से ये कोरोला निकलेगा, तीसरा जो नोड है वहाँ से ये एंथर निकलेगा या गाइनोसियम निकलेगा पूरा वॉल में, और जो लास्ट वाला है उसमें से यहाँ पे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो निकलेगा। तो अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो ये स्टेम का पार्ट ही बन जाएगा। मतलब कि हर नोड से हम देख रहे हैं कि ये नोड से कैलिक्स निकला, ये नोड से कोरोला निकला, ये नोड से एंड्रोसियम निकला, गाइनोसियम निकला, ये नोड से गाइनोसियम निकला। तो यहाँ एक्चुअली हमने देखा कि प्लांट में नोड में से निकल क्या रहा था, नोड में से तो लीफ ही निकल रहे थे, नोड में से तो लीफ ही निकल रहे हैं। तो दीज आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ और ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ स्टेम। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ स्टेम। और ये जो दो स्ट्रक्चर हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये वाला है उसमें फीमेल पार्ट रहता है, इसीलिए हम उसको मैक्रो या मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस रहती हैं, एक मोनोकोटिलिडन और दूसरी डायोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन और डायोकोटिलिडन 2 क्लासेस हैं, मोनोकोटिलिडन और डायोकोट्स। डायोकोट्स भी बोलते हैं, डायोकोटिलिडन्स का शॉर्ट फॉर्म। तो मोनोकोट्स और डायोकोट्स 2 क्लास होती हैं। इसमें जो कोटिलिडन माने सीड होती हैं उसका ओनली 1/2 एक ही हिस्सा होता है। इस डायोकोट्स में ये 2 हिस्से होते हैं सीड के।
तो इसके लिए इसको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। मोनोकोट्स का स्पेशलिटी है कि इसका फ्लावर्स नॉर्मली ये जो फ्लावर होते हैं और ये सारे वॉल्स होते हैं ये 3 हिस्से में ही होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइमेरस बोलते हैं। ट्राइमेरस मतलब अगर नॉर्मली देखें तो जितने मोनोकोटिलीडन्स है इसमें एंड्रोसियम तो ऐसे 3 एंथर देखने को मिलेंगे आपको, फिर कैलिक्स है तो 3 देखने को मिलेगी, तो पूरा फ्लावर को हम ट्राइमेरस बोल सकते हैं। जबकि डाइकोट्स में आइदर पेंटामेरस होता है या टेट्रामेरस होता है, मतलब जो कोरोला होती है उसकी आप फूल की 4 या पत्तियां देखेंगे, ये ऐसे 4 देखेंगे। एवरीथिंग इज रिपीटेड 4, तो इसके सारे जो कैलिक्स है तो 4 इसके टेपल्स मिलेंगे आपको, ये 4 है पेटल्स मिलेंगे आपको, ये 4 सेपल्स मिलेंगे, ये 4 पेटल्स मिलेंगे, फिर ये वाला जो एंथर है वो 4 मिलेंगे। तो एवरी वॉल ये 4 में रिपीट होता है। तो ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स का ये नॉर्मल डिफरेंस है। सब में ऐसा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल मोनोकोटिलीडन्स है और डायोकोटिलीडन्स का ये डिफरेंस है। और डायोकोटिलीडन्स के जो पत्ते हैं नॉर्मली ये रेटिकुलेट वेनेशन बताते हैं, मतलब जो पत्ता होता है इसमें जो वेनेशन होती है तो ये ऐसे क्रिस क्रॉस होती है, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जबकि मोनोकोट से वो नॉर्मली जो वेनेशन बताती है वो इस तरह की पैरेलल वेनेशन होती है, इसकी जो वेन्स होती है वो इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो ये नॉर्मली इसकी जो लीव से इसका डिफरेंस है, ये जो फ्लावर से इसका डिफरेंस है, ये नॉर्मली ऐसा ही होता है। मोनोकोटिलीडन में पैरेलल वेनेशंस मिलेगा, फ्लावर्स में सारे जो वॉल्स होते हैं मतलब एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, फिर सेपल्स है, टेपल्स है, ये सारे 3 में मिलेंगे, इसको ट्राइमेरस बोलते हैं। इसमें डायोकोट्स में सब 4 या 5 में मिलेगा, पेंटामेरस में मिलेगा या तो टेट्रामेरस में मिलेगा। और इसकी जो लीफ है नॉर्मली इसका जो वेनेशन होता है ये रेटिकुलेट वेनेशन में होता है, ये पैरेलल वेनेशन में होता है। तो ये बेसिकली मोनोकोट्स और डायोकोट्स का डिफरेंस हुआ। तो अभी हम बात कर रहे थे कि स्पोर्स प्रोड्यूसिंग है, तो अल्टीमेटली ये फिर इसकी लाइफ साइकिल होती कैसे है, तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट होती कैसे है। तो ये जो हम फ्लावर्स देखते हैं तो इसका जो ये वाला हिस्सा है अभी हम 2 ही हिस्से लेते हैं, और दूसरा ये इसका ज़्यादा डिस्कशन इसका नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत फ्लावर्स में भी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। ये एंथर है और ये वाला पोर्शन है, ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है। अगर इसका एंथर का ये वाला फिलामेंट है और इसका हम क्रॉस सेक्शन ले तो नॉर्मली हमको ये क्रॉस सेक्शन ऐसे देखने को मिलेगा, और ये वाला हिस्सा है इसको हम पोलन सैक बोलेंगे क्रॉस सेक्शन में। इसमें इसके अंदर हम नहीं जाते हैं, ये टेपेटम वगैरह में हम नहीं अभी जाते हैं। जो अंदर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो सेल रहते हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC माइक्रोफोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक अगर हम ले तो इसके अंदर ही होता है। अब मैंने बार दिखाया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि बार होता है, इसका मियोसिस होके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है 4 वाला, इसको टेट्राड बोलते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 12th स्टैंडर्ड में जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट इसका मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस में से एक में से 4 सेल होता है और टेम्पररीली ये 4 सेल अपने एक के साथ
दूसरा जुड़ा रहता है, फिर बाद में ये अलग हो जाता है और ईच सेल डेवलप्स इनटू ए पोलर ग्रेन। ये वाला बन जाता है, ऐसे 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं और ए पोलन ग्रेन के अंदर ये वाला जो सेल है फिर से डिवाइड होके 2 सेल स्टेज में आ जाता है। तो एक स्पिंडल शेप सेल रहता है और एक राउंड सेल या दूसरे शेप का सेल रहता है। तो जो स्पिंडल शेप सेल है उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल और ये वाला जो सेल है इसको बोलेंगे हम ट्यूब सेल। इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। नॉर्मली ये 2 सेल्स स्टेज में ही रहता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज में रहता है, लेकिन बाकी के 40% में क्या होता है, तो ये जनरेटिव सेल एक्चुअली ये 2 सेल स्टेज में से 3 सेल स्टेज में भी जाता है। लेकिन नॉर्मली जब पोलन में होता है, ये मतलब ये ग्रेन में होता है, तब ये 2 सेल स्टेज में ही होता है। जब ये यहाँ आके बैठता है, मतलब पोलिनेशन होता है, उसी टाइम इसका डिवीज़न हो जाता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है और एक जनरेटिव सेल से 2 जनरेटिव, मतलब एक गैमेट से 2 गैमेट बोलता है। तो ये उसका गैमेटोफाइट स्टेज हो गया। अभी ये यहाँ पे स्पोरोफाइटिक स्टेज था, यहाँ पे आ गया ये गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो ये हुआ हमारा मेल पार्ट का डिस्कशन, दैट इज एंड्रोशियम या एंथर बोल लो। अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या होता है। तो ये फीमेल पार्ट गाइनोसियम में ये वाला नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम ओवेरिस बोलते हैं। ओवेरी होती है, इसमें होते हैं और यहाँ होता है इसका एग, यहाँ होता है इसका एग। तो ये ओवेरी है, नीचे अंदर वाला हिस्सा है वो ओव्यूल है। ये वाले जो 2 हिस्से हैं इसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि ये इंटेग्यूमेंट एक ही था, यहाँ पे ये 2 है। तो नॉर्मली एंजियोस्पर्म बाई इंटेग्यूमेंटेड होता है, जिसमें ये इंटेग्यूमेंट है ये 2 होते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी फ्रूट में से सीड निकाले तो इसके 2 कवर हमको देखने को मिलता है। इसीलिए इसको बाई इंटेग्यूमेंटेड या जो जिम्नोस्पर्म है उसमें यूनिटेगमेंट होता है, इसीलिए इसको यूनिटेगमेंट बोलते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि होता क्या है। तो ये वाला जो सेल है इसमें इसके अंदर इसका बार ही बनाते हैं कि ये वाला सेल है, बड़ा करके देखते हैं कि इसमें ये वाला माइटोटिक और मियोसिस करके टोटल ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे 2n था, फिर यहाँ पे n हो गया, तो ये पूरा गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसके अंदर एक बार मियोसिस होता है, फिर दूसरी बार उसका माइटोसिस होता है, मतलब एक बार 1 से 4 बनते हैं, 4 से फिर 8 बन जाते हैं। 8 सेल में से 3 सेल ऊपर की ओर माइग्रेट हो जाते हैं, 1, 2 और 3। 2 सेल बीच में माइग्रेट हो जाते हैं, 1 और 2, और 3 सेल है वो नीचे की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये वाला हो गया इसका एग, ये वाला हो गया इसका दूसरा 2 सेल। तो इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस, ये वाली जो दो है उसको पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। ये बीच वाला जो बड़ा वाला है उसको एग बोलते हैं। जब ये पोलन ग्रेन है वो यहाँ आके यहाँ पे बैठ जाता है, तभी उसमें से एक ये जो ट्यूब सेल है उसी में से पोलन ट्यूब बार निकलती है। ये वाली जो जब ग्रेन बैठ जाता है तब पोलन ट्यूब बार निकलती है। और ये वाला रीजनरेटिव वाला सेल है जिसमें एक ही न्यूक्लियस होती है, वो एक माइटोटिक डिवीज़न करके
2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पोलन ट्यूब है उसका, पोलन ट्यूब सेल है उसका काम सिर्फ ट्यूब बनाना है। जैसे ही ट्यूब बन के यहाँ अपने आप यहाँ पहुँच जाएगी, ट्यूब यहाँ पहुँच जाएगी, तब उसका काम ख़त्म, तभी ये न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाएगा। और ये वाली जो जनरेटिव सेल है उसके 2 न्यूक्लियस बन के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक न्यूक्लियस यहाँ आके इसके साथ मर्ज हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इसके साथ मर्ज हो जाएगा, एग के साथ। तो यहाँ पे एक एन है, यहाँ पे एक एन है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा 2n, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। एक न्यूक्लियस पोलन ट्यूब में से ये रीजनरेटिव वाला वो बन के, एक रीजनरेटिव वाला माइटोसिस सेल बन के यहाँ पे आया, और ये 2 सेल के साथ मर्ज होके एक दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये वाला जो होता है वो बनता है जाइगोट, मतलब एक सेल है यहाँ पे फर्टिलाइज होता है और दूसरा यहाँ बनता है। तो ये बनता है एंडोस्पर्म, यहाँ ये इससे बनता है एंडोस्पर्म, एंड इससे बनता है एंडोस्पर्म और इससे बनता है जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो जब हम देखेंगे, कोई भी सीड देखेंगे, तो ऐसे हम 2 हिस्से देखेंगे। ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एम्ब्रियो बन जाता है। बीच इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म कभी बाय द टाइम ये पूरा सीड डेवलप होता है, कभी एंडोस्पर्म भी रहता भी है, कभी एंडोस्पर्म नहीं भी रहता है। तो इस तरह से सीड भी 2 टाइप की सीड बन जाती है, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन जो एंडोस्पर्म है वो इसमें 3 न्यूक्लियस वाला होता है, इसीलिए इसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में देखा कि हैप्लॉइड है, 1n है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो अभी ये वाला जब सीड में डेवलप होता है तब क्या होता है, हम देखते हैं कि ये आगे वाला हिस्सा, एम्ब्रियो का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ऐसे 2 हिस्से होता है। ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ऊपर होता है प्लूम्यूल, और ये होता है रेडिकल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, इसमें हम अभी नहीं जाते हैं। लेकिन ये प्लूम्यूल और रेडिकल, ये दोनों जब हम ज़मीन में या ज़मीन में गाड़ देते हैं और पानी लगाते हैं, तब इसका फिर से ये उगना स्टार्ट हो जाता है। और रेडिकल से निकलता है रूट, प्लूम्यूल से निकलता है ऊपर स्टेम, फिर बाद में उसमें फिर से फूल निकलते हैं, फिर से पत्ते आते हैं, और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये पूरा हमने देखा कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन, पूरे लाइफ साइकिल में ओनली स्पोरोफाइटिक जनरेशन ही था, मतलब 2n स्ट्रक्चर ही था। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ पे जब ये पोलन ग्रेन बना तब ये गैमेटोफाइट था, और या जहाँ ये एग बना तब गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर था, मतलब n स्ट्रक्चर था। जब तक ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं तब तक ये उसका एग्जिस्टेंस n में रहता है, मतलब गैमेटोफाइट में रहता है। मतलब हम जब प्लांट देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म का प्लांट भी जब देखते हैं तो वो पूरा 2n स्ट्रक्चर, मतलब स्पोरोफाइटिक ही प्लांट देखते हैं। जब उसके गैमेट बनते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, उसके बीच में एक जो टाइम गैप रहता है, उसी टाइम वो गैमेटोफाइट जनरेशन में रहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था, लेकिन गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट स्ट्रक्चर था, और स्पोरोफाइट है वो प्रीडोमिनेंट या सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे ये इवॉल्व होकर टेरिडोफाइट में गया, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट स्ट्रक्चर था,
गैमेटोफाइट में प्रोथेलस बन के थोड़े टाइम में वो डिजनरेट होके चला गया। लेकिन जैसे हम जिम्नोस्पर्म में गए तो गैमेटोफाइट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटे समय के लिए, टाइम के लिए रहता है, लेकिन मेजर टाइम में हम जो प्लांट देखते हैं वो स्पोरोफाइट ही रहता है। सिमिलरली इन एंजियोस्पर्म ऑल्सो, जब इसके पोलन ग्रेन बनते हैं या फिर इसके एग बनते हैं, उसी टाइम उसका जो प्लांट है वो गैमेटोफाइट में रहता है, अदरवाइज ये टोटली स्पोरोफाइट में ही रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।